इंडेस 41 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का पार्ट 2। हमने अभी तक बायोलॉजिकल एसिड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन और उसके रिकॉग्निशन के बारे में बात करी थी। एक चीज़ है जो बतानी है, वो बैलेंस शीट डेट को जब आप बायोलॉजिकल एसिड की वैल्यूशन करोगे तो वैल्यूशन भी फेयर वैल्यू पे होती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है ना, मतलब NRV। कुल मिला के बात ये है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो वैल्यू आएगी। ठीक है। दूसरी, आपके पास काऊ थी, है ना, अब उस गाय की ब्रीडिंग हुई और बछड़ा हुआ, बछड़ा तो अब बछड़ा तो फ्री में हुआ, मतलब ब्रीडिंग वगैरह कॉस्ट आती है। वैसे तो मेजरली आपका नेग्लिजिबल अमाउंट या नेग्लिजिबल कॉस्ट ही है उसकी, है ना। ये बछड़ा हो गया, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करें। इंडिया 41 कहता है कि आपको ये फ्री में मिला है, फ्री में PNL के दर्शन कराओ, मतलब कॉल्स अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। और यहाँ पर क्या है कि ज़ीरो ज़ीरो लिखेंगे कि यहाँ पर नहीं, कह रहा है कि इस बछड़े की फेयर वैल्यू निकालो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। आज अगर इसको बेचते और इसकी मार्केट वैल्यू निकालते तो कितने का होता, उतने पे रिकॉग्नाइज कर लो इसे। फिर जब बैलेंस शीट डेट आएगी तो वही आपको इस बछड़े की दोबारा से वैल्यूशन करनी है, कोई प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज निकालना है, वही वैल्यूशन कर देनी है दोबारा से। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद हमने ये बात तो कर ली भैया हमारा बायोलॉजिकल एसिड की कैसे हो गया अकाउंटिंग। बायोलॉजिकल एसिड के बाद हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अकाउंटिंग कैसे करें। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो भी प्रोडक्ट मिलता है हमें बायोलॉजिकल एसिड से डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे क्रॉप्स या मिल्क, है ना, मिल्क वगैरह या क्रॉप, अनाज वगैरह, है ना। तो इंडेक्स 41 कहता है वो जो आपको मिल्क मिल रहा है ना, गाय आपके पास फ्री में मिलता है मिल्क, हाँ, बल्कि आप उसको खिलाते पिलाते भी हो वो अलग बात है, लेकिन मिल्क की कोई कॉस्ट नहीं है। निकालो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब इंडेक्स 41 से एक बात पे चलता है भाई कि कॉस्ट को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। हम जो रिकॉग्नाइज करेंगे भाई साहब, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हर जगह ये बात बोलता है। NRV पे ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बायोलॉजिकल एसिड्स को, एनिमल हो, प्लांट हो, फलाना हो, ढिंकाना हो, इन्वेंट्री हो, कुछ भी हो, हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही होगी। अब ये मिल गए, मान लो बैलेंस शीट डेट को 10 लीटर मिल्क अनसोल्ड हो गया, मतलब इन्वेंट्री खड़ी हो गई, मिल्क की इन्वेंट्री खड़ी हो गई। अब वैल्यूशन कैसे करें। इंडेक्स 2 कहता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। 41 भी यही बात कहता है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। हमने कहा कि भाई अभी कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, बोला कॉस्ट कुछ नहीं है ना, कोई बात नहीं है। जो फेयर वैल्यू पे आपने जब मिल्क आपके पास आया था, जब आपने रिकॉग्नाइज करा था, जब मिल्क आपने काढ़ा था और किताबों में तभी तभी एंट्री कर रहे थे, तब आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे कर रहे थे ना, तो ये कॉस्ट इफ वही है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कुल मिला के अगर मान लो 10 फरवरी 2021 को मिल्क आया, है ना, आपने मिल्क निकाला और उसकी वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 10 लाख रुपए है। बहुत सारा मिल्क है, बहुत ही सारा मिल्क है। ठीक है, अब आपने बेच दिया, कुछ फिक गया, कुछ हो गया, कुछ मिल्क बचा, और उसमें से मान लो 2 लाख रुपए की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, फेयर वैल्यू, और उसकी 10 फरवरी को यहाँ पे वो
2,20,000 की थी, ठीक है। तो ये 2,20,000 से 2 लाख हो गया ना, तो कॉस्ट ये वाली, ये और फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2021, विच एवरेज लोअर है, इस पे वैल्यूशन हो जाएगी। शुरू में तो आपने 2,20,000 रुपये करी थी, 20,000 का घाटा, पीएनएल के दर्शन हो जाएंगे उसके, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। अब सबसे जो थोड़ी सी अलग अकाउंटिंग है वो है प्लांट की। हमने अभी तक एनिमल्स के बारे में बात करी है, अब प्लांट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर प्लांट खरीद के लाते हो तो वही फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है। अगर आपके यहाँ उगता है प्लांट, आपने अनाज उगाया, तो उसकी क्या करूँगा। अब प्लांट में ना ये दो चीज़ें मानते हैं, एक कहते हैं क्रॉप, एक कहते हैं वुड, लकड़ी। और से लकड़ी प्लांट नहीं, लेकिन पार्ट बना दिया एक तरीके से। क्रॉप की अकाउंटिंग क्या है, वही जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है। ये क्रॉप है आपका, एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, तो सेम अकाउंटिंग है। सेम अकाउंटिंग मतलब क्या, अरे भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अकाउंटिंग क्या होती है, वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पीएनएल में चला जाता है। मतलब जैसे कोई क्रॉप हो, क्रॉप अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी वो एनआरवी वाली, ठीक है। बैलेंस शीट डेट को वो एक तरीके से इन्वेंट्री हो गई, तो बैलेंस शीट डेट को आप वही कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर कर दोगे। कॉस्ट क्या है, ये वाली, ठीक है ना। वुड की अकाउंटिंग कैसे हो गई, वुड की अकाउंटिंग, वुड की अकाउंटिंग भाई ऐसे होगी, वुड बनता है ट्रीज से, ट्रीज से निकलता है वुड। अब इंडिया 41 ये कहता है कि आप लकड़ी कब काटोगे, जब वो पेड़ बन जाएगा, मतलब वो मैच्योर हो जाएगा। कितना मैच्योर, कि आप उसका हार्वेस्टिंग करने का टाइम आ गया, उसको काटने का, पेड़ को काटने का टाइम आ गया है। तो जब वो मैच्योर हो गया, आपने पता करा मार्केट में जाके, भाई उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, आपने पता करा। उस फेयर वैल्यू, मान लो आज 2021 है, तो 30 साल बाद ये पेड़ मैच्योर हो जाएगा, तो 30 साल बाद की फेयर वैल्यू पूछ ली, आज ही पूछ ली कि 30 साल बाद भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको आज ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे थ्रू प्रेजेंट वैल्यू। इस फेयर वैल्यू का 30 साल का डिस्काउंटिंग करेंगे आज का, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो आज तारीख है 1 अप्रैल 2001, आज मान लो, ठीक है। 30 साल बाद, यानी 31 मार्च, 30 31 हो गया ना, 30 साल बाद इसकी फेयर वैल्यू 10 लाख रुपया। तो इसकी प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और प्रेजेंट वैल्यू मान लो 2 लाख रुपए आई इस 10 लाख की 30 साल की डिस्काउंटिंग करने के बाद। तो ये जो 2 लाख रुपए है ना, इसको रिकॉग्नाइज कर लो। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे भाई, वुड टू पीएनएल। लेकिन हमारी तो इनकम हुई नहीं है, लकड़ी तो भी बनी नहीं है। तो इंडिया 41 कहता है आप 30 साल तक का वेट करोगे, मतलब आप 30 साल तक आप अपनी कंपनी में 30 साल तक खर्चे दिखाते रहोगे कि भाई पेड़ उगाने में फर्टिलाइज़र का खर्चा आया हर साल, पानी का खर्चा आया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया। तो पीएनएल में तो सिर्फ खर्चे खर्चे आ जाएंगे, प्रॉफिट तो कुछ आएगा ही नहीं। तो प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज करो, एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग करवा रहा है हमसे वो। कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो और करो। तो हमने 1 अप्रैल X1 को जो भी प्रेजेंट वैल्यू थी वो हमने उठा के यहाँ डाल दी, ठीक है। हर बैलेंस शीट डेट को वैल्यूएशन होगी प्रेजेंट वैल्यू की। अब 1 अप्रैल X1 को हमने 30 साल की डिस्काउंटिंग करी थी ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, 30 साल पीछे लेकर आए थे। 31 मार्च X2 को 29 साल पीछे लेकर आओ, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। मान लो यहाँ पे 2 लाख रुपए बने थे, अब यहाँ पे तो 1 साल बढ़ गया है ना हमारा पेड़, तो इसलिए 29 साल, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बनी 2.5 लाख रुपए की।
तो ये जो 50,000 रुपये बढ़े हैं ये पीएनएल में चले जाएंगे। मतलब जब आपने वुड टू पीएनएल करा था 2 लाख रुपए, अब आप करोगे वुड टू फेयर वैल्यू चेंज 50,000 और पीएनएल में दिखा दो फेयर वैल्यू चेंज टू पीएनएल 50,000 रुपये। ठीक है, फेयर वैल्यू अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 50,000 रुपये। ये होती है अकाउंटिंग इसकी। अब मैंने एक दो बात काट दी, वो ये कि जब काऊ से मिल्क बन रहा था, ठीक है, बछड़ा पैदा हो रहा था, या फिर जो हमारा सीड है, मतलब क्रॉप का जो सीड है, जो भी गेहूं का दाना है, बीज वगैरह, बीज उससे क्रॉप बन रही थी, वीट बन रहा था, उग रहा था, अनाज उग रहा था, तो इनमें खर्चे आ रहे थे यार। फर्टिलाइज़र का खर्चा, गाय को खिलाने पिलाने का खर्चा, है ना, और बतेरे खर्च, ब्रीडिंग के खर्चा, है ना, ब्रीडिंग कॉस्ट, ये सारे खर्चे जितने भी खर्चे होते हैं भाई साहब, सब पीएनएल के दर्शन, डायरेक्ट पीएनएल में, कोई कॉस्ट नहीं जुड़ता। इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ता ही नहीं, सारी इन्वेंट्री तो ही है, सब भाई साहब आपका पीएनएल में जाएगा सब कुछ। ठीक है, और इसमें और क्या है, हाँ अब एक कंसेप्ट और रह गया, गवर्नमेंट ग्रांट, लास्ट कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि सरकार हमें ग्रांट देती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के, बढ़ावा देती है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, तो इसलिए हमें ग्रांट देती है। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए हमें जो ग्रांट मिलती है वो इंडियस 41 में कवर होता है, 20 में नहीं। तो 41 कहता क्या है, 41 ये कहता है भाई साहब जो भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, ठीक है ना, अगर वो है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब बिना किसी कंडीशन के सरकार ने ग्रांट दे दी, बिना किसी कंडीशन के। अगर सरकार बिना किसी कंडीशन के ग्रांट दे देता है आपको, तो डायरेक्ट पीएनएल में भेजो। मतलब क्या, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, जो भी अमाउंट है, गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल सीधा। अगर इसी होने वाली तो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल, ऐसे है ना। अगर ये कंडीशनल है, कंडीशन मतलब कंडीशन लगा दी है सरकार ने, कंडीशन जैसे एग्जांपल मान लो लैंड दे दी आप, सरकार ने आपको लैंड दे दी और कह दिया कि 5 साल तक इस लैंड पे खेती बाड़ी करोगे आप, सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करोगे सिर्फ, और 5 साल बाद आपकी, अगर 5 साल तक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करी तो 5 साल बाद लैंड आपकी। तो इस जो ये लैंड है ना, जो भी फेयर वैल्यू इसकी, जो या फिर नहीं, जो भी ग्रांट मिली आपको इस लैंड के लिए, जो भी आपको ग्रांट मिली है, या फिर पूरी पूरी जो लैंड मिल गई है उसकी फेयर वैल्यू आप डेफर्ड में पहुंचाओगे और उसको 5 साल में अमोर्टाइज करोगे। कहने का मतलब है कि कंडीशनल वाले में आपको अमोर्टाइजेशन करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ ग्रांट। ये तीसरी बात, ये दो बात हो गई। तीसरी बात, अगर आप